अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारिक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल है अहले मोहब्बत के रंग जुदा के एपिसोड नंबर 4 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इस नावल की हर नई अपलोड होने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सके। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। रात की स्याही चारों तरफ फैल चुकी थी, मगर शहर के पोश इलाके में बने उस महल नुमा अजलाल मैंशन में जैसे अंधेरा कभी हुआ ही ना हो। हर तरफ रोशनियां बिखरी हुई थी। अब जबकि आधी रात गुजर चुकी थी, मगर उस वक्त भी सारे मुलाजिम चाको चौबंद से अपने अपने काम निपटा रहे थे। अभी अभी यहाँ एक पार्टी का इख्तिताम हुआ था और उसके असरात चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे थे। अजलाल खानज़ादा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे। पार्टी के ख़त्म होते ही उनके ख़ास वफादार ने बड़ी अहम खबर उनके कानों तक पहुंचाई थी। इस धमाकेदार खबर से वो बुरी तरह चौंके थे और फिर उनके होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट आ गई। जैसा बाप वैसा बेटा, कमिश्नर साहब के लिए एक मुबारकबाद तो बनती है। ये सोचकर वो अपने रूम की तरफ जाते जाते कल अपने दुश्मन से मिलने का पक्का इरादा कर चुके थे। जैसे ही वो अपने शाही बेडरूम के अंदर आए, अफशीन ने गर्दन मोड़कर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते अजलाल को देखा और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। पार्टी में जो मेकअप किया था अब उसे उतारे बिना वो सो नहीं सकती थी। अपने चेहरे और गर्दन फिर हाथों पर मसाज करते हुए उन्होंने शीशे में खुद को देखा। उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आज पार्टी में एंजॉय किया तुमने? अजलाल खानज़ादा ने अपना कोट उतारकर सोफे की तरफ फेंककर कदम कदम चलते हुए उनके पीछे आकर खड़े हो गए। अफशीन ने शीशे में नजर आते उनके अक्स को देखा, फिर सर झटक कर अपना काम इन्हमाक से करने लगी। अजलाल खानज़ादा की निगाह पहले उनके चेहरे पर फिर सरापे पर टिक गई। वो इस उम्र में भी गजब की हसीन थी। आज भी तुम में वही बात है अफशी, जिसे देखकर मैं तुम्हें पाने की ख्वाहिश कर बैठा था। वो आहिस्ता आहिस्ता झुके और उन्होंने अफशीन के पुश्त पर बिखरे रेशमी खुले बालों को मुट्ठी में जकड़कर अपनी नाक तक लाते हुए सूंघा। बहुत दिल फरेब महक उनके बालों से उठ रही थी। वो बेखुद थे और वह तहम्मुल से अपनी जगह पर बैठी अपने हाथों का मसाज करती शीशे की तरफ खाली खाली निगाहों से देख रही थी। आज भी अजलाल की कुर्बत से उनके सीने में जज्बात के कोई तूफान नहीं उठते थे। बड़ा बदकिस्मत निकला मेरा रकीब, जिसने तुम जैसे हीरे को ठुकरा दिया था। वो उन पर झुके सरगोशी कर रहे थे, लेकिन अफशीन की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। बस वो सोच रही थी कौन बदनसीब था और कौन खुश नसीब। आज तक इसका फैसला वो खुद नहीं कर सकी थी तो उन्हें क्या बताती। कमिश्नर से मिलने चलोगी अफशी? उन्होंने उनकी दूधिया गुलाबी साफ और शफाफ गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ते हुए जैसे ही कहा, पहली बार अफशीन के जिस्म में हरकत हुई। उन्होंने अजलाल खानज़ादा को दूर धकेलते हुए मुड़कर उन्हें सर्द निगाहों से देखा। तुम मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कना कब बंद करोगे अजलाल? उनकी आवाज़ में गुर्राहट थी, मगर एक तरह की शिकस्तगी भी अजलाल खानज़ादा को साफ सुनाई दी थी। तुम जानती हो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं भला कैसे ये काम कर सकता हूँ? अपनी महबूब बीवी के साथ ऐसा मजाक क्यों करूँगा मैं? उनकी नाराज़गी का उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। फिर से अफशीन के करीब आकर उन्होंने उनके चेहरे को अपनी चौड़ी हथेलियों में भर लिया और झुककर जब्त से सुर्ख होती अफशीन की आंखों में देखते हुए वो मुस्कुराए। मैं तो बस मुस्तफ़ा के निकाह की मुबारकबाद देने वहाँ जाऊँगा। अफशीन, अजलाल खानज़ादा, उन्होंने जैसे उनके सर पर धमाका कर दिया। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो उन्हें फिर से दूर धकेल कर चीखती हुई अपनी जगह से उठ गई। अजलाल को ऐसी घटिया बातें करने का शौक था, इसलिए ये भी उन्हें उनकी चाल ही लगी। ये बकवास नहीं है अफशीन बेगम, मुस्तफ़ा निकाह कर चुका है और जानती हो कैसी लड़की से? उनकी फटी फटी हसीन आंखों में देखते हुए अजलाल खानज़ादा के होंठों पर तमस्खुर आमेज़ मुस्कुराहट उभरी। कैसी लड़की? अफशीन की आंखों में बीते सालों के लम्हे गुजरे तो खुद ब खुद उनकी आंखों में खौफ से उतर आया। दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक बार फिर तारीख खुद को दोहरा गई अफशीन बेगम। वो लड़की रेप विक्टिम है। तुम्हारे एक्स हस्बैंड और मुस्तफ़ा को रेप शुदा लड़कियों से बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ होती हैं। नहीं नहीं, बल्कि उन्हें उनसे इश्क हो जाता है और वो अपनी बीवियाँ छोड़कर उनसे वफ़ाएं निभाने लगते हैं। है ना अजीब बात? हा हा हा। वो अपनी बात कहकर खुद ही लुत्फ़अंदोज़ होकर कहकहा लगा बैठे और उसी तरह कहकहा लगाते हुए वो शर्ट के बटन खोलते वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। उनकी कहकही की आवाज़ पत्थर की तरह खड़ी अफशीन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरती जा रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था फिर से वक्त उन्हें उस तरह से ही चोट पहुंचाएगा। लॉक खुलने की आवाज़ पर अपने दुपट्टे में छुपे हाथों को में थमी हुई छुरी के दस्ते पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई। हाथों में लर्जिश सी थी, मगर इरादे मजबूत थे। आज उसे उससे ज़रा भी खतरा महसूस हुआ था तो वो उसी छुरी से उस पर वार कर देगी। ये सोचते हुए आने वाले के इंतजार में वो पुरसकून मगर बेतहाशा धड़कते दिल के साथ एक तरफ बेड पर चौकस सी बैठी हुई थी। दरवाज़ा खुला और आने वाला बड़े इत्मीनान से अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। एक निगाह सामने बैठी लड़की पर डालकर वो हाथों में लिया हुआ अपना बैग लेकर ड्रेसिंग में चला गया। वह अब भी छुरी के दस्ते पर पकड़ मजबूत करती पूरी तरह से चौकन्ना ड्रेसिंग की तरफ देख रही थी।
ड्रेसिंग से वो आधे घंटे बाद निकला। वो चोर नजरों से उसे ड्रेसिंग से बाहर निकलते देख रही थी। लिबास अब तब्दील हो चुका था। लाइट कलर की ढीली ढाली शर्ट और फौजियों वाला ढीला ढाला पैंट। उसने अक्सर उस मर्द को ऐसे ही लिबास में देखा था। वो उसे सर्द निगाहों से घूर रही थी और उधर वो पूरी तरह से उसकी मौजूदगी से बेनियाज नजर आ रहा था। उसने आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाते हुए अब बेड की तरफ देखा। दुल्हन के लिबास में यकटक उसे देख रही थी, बल्कि अपनी सुर्ख आंखों से उसे कत्ल करने की ख्वाहिश में घूर रही थी। अगर वो दुल्हन के लिबास में नहीं होती तो कोई नहीं कह सकता था कि वो आज ही उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई है। भले ही हालात नॉर्मल नहीं थे, मगर फिर भी शादी तो हुई थी। शर्म और घबराहट के बजाय उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत टपक रही थी। सबका अब यही कहना था कि वह नफ्सियाती मरीज़ा हो चुकी है, और उसे तो पहले से ये यकीन था कि उसका पेट ज़रूर ढीला है, वरना पहली रात की ऐसी कौन सी दुल्हन होगी जो छुरी लेकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हो। जिस तरह वो उसे घूर रही थी, मुस्तफ़ा की पेशानी पर बल पड़ गए, मगर उसने भी अपनी निगाह उसके चेहरे से हटाई नहीं। उसे कभी अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना पसंद नहीं रहा, भले उस वक्त झुकना निगाहों का ही क्यों ना हो। अपनी पलकों को बगैर झपकाए उसी तरह अपनी गहरी भूरी आंखों से उसे देखता आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। उधर वो भी उसकी निगाहों से निगाहें हटाए बगैर उसे वैसे ही घूर रही थी। आंखों में पहली बार मुस्तफ़ा के लिए गुस्सा, नफरत, सब कुछ नजर आ रहा था। जिस मुस्तफ़ा से वो डरती थी, आज उससे यूं नडर होकर निगाहें मिलाए हुए थी। मुस्तफ़ा को भी जैसे अब किसी की कोई परवाह ही नहीं रही थी। वह सामने वाले को अपनी आंखों से ही ज़ेर करने की तमन्ना में बेड की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे मुस्तफ़ा नज़दीक हो रहा था, उधर उसके हाथों की गिरफ्त छुरी पर सख्त होती जा रही थी। जैसे ही वो बेड पर बैठा और उसने हाथ बढ़ाया, उससे भी तेज़ी से उसने छुरी निकालकर उसके गले में मार देनी चाहिए, मगर उससे ही पहले मुस्तफ़ा ने उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़कर मरोड़ दिया। अम्मी! उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई। मारे तकलीफ के लहू रंग आंखों में आंसू आ गए। मारने वाला या मर जाने का इरादा रखने वाला कभी दर्द महसूस नहीं करते। वो सर्द आवाज़ में तंजिया कहता उसके हाथ को और भी मजबूती से ऐंठ रहा था। अनम को लग रहा था आज ज़रूर उसका हाथ बाजू से उखड़ जाएगा। तकलीफ बहुत शिद्दत की थी, लेकिन मुस्तफ़ा के जुमले ने ऐसी आग लगाई थी कि उसने अपने होंठ दांतों से दबा लिए, मगर उफ का एक हर्फ अब उसके लबों से नहीं निकला। मुस्तफ़ा कुछ देर ऐसे उसका हाथ ऐंठता उसे घूरता रहा, यहाँ तक कि उसकी गिरफ्त छुरी के दस्ते पर ढीली हो गई और वो उसी चीज़ का मुंतज़िर था। वो छुरी उसके हाथों से छीनकर एक तरफ फेंक चुका था। साथ ही उसका हाथ भी झटक कर छोड़ते हुए अनम को एक तरफ धक्का दिया और अपना तकिया उसकी पुश्त से खींचकर खड़ा हो गया। अनम उसके धक्के से बिस्तर पर उलट गई। छुरी उठाओ और ले जाकर कबर्ड में लॉक कर दो, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली। फिर से सीधी होकर बैठती और अपनी तरफ देखती अपनी एक रात के खूनख्वार दुल्हन से कहकर बड़े इत्मीनान से वह जाकर अपनी साइड पर बेड पर लेट गया। साथ ही करवट बदल कर आंखें मूंद ली। वो पूरा मुंह खोले, आंखें फाड़े उस लंबे चौड़े मर्द की पुश्त को घूर रही थी। एक बार मुस्तफ़ा की पुश्त को देखा और फिर दूर पड़ी छुरी को। उठ अनम और एक ही वार में उसका काम ख़त्म कर दे। ये भी एक मर्द है, एक दिन ज़रूर अपना हवस भरा चेहरा तुझे दिखा देगा। उठ और इसे ख़त्म कर दे। उसकी पुश्त को घूरते हुए सोचती हुई चुपके से अपनी जगह से खिसकी और दबे पांव बेड से उतरकर धीरे धीरे चलते हुए छुरी तक पहुंची थी। एक बार मुड़कर मुस्तफ़ा की पुश्त को देखा और छुरी उठाकर उसी तरह से दबे पांव चलते हुए बेड के अतराफ में घूमकर उसकी साइड तक आ गई। मुस्तफ़ा पलके मोंदे पता नहीं सो रहा था या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। उसकी शक्ल देखते हुए वो उस वक्त ये भी भूल चुकी थी कि ये वो शख्स था जो उसके लिए हीरो था, मगर हालात ने उसे कहाँ ला खड़ा कर दिया था कि अब हीरो भी उसे भेड़िया नजर आ रहा था, सोए हुए इंसान के रूप में खूबसूरत भेड़िया, जो न जाने कब अपने खोल से बाहर निकल आए और फिर न जाने कितनी लड़कियों का शिकार करते, या फिर अपने घर में ही मौजूद। ये सोचे ऐसी आग थी कि अनम का सारा वजूद अनदेखी आग से दहक उठा और उसने बिला सोचे समझे मुस्तफ़ा पर पूरी ताकत से छुरी से हमला कर दिया। और फिर एक होलनाक चीख की आवाज़ पूरे रूम में गूंज गई। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? अनम की सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी। वो सोचती थी अब उसे किसी चीज़ से खौफ नहीं आता था, मगर वो गलत थी। वो उस पर हावी अपनी नींद में डूबी गुलाबी आंखों से उसे घूर रहा था और वो सहमी हुई उसकी तरफ देख रही थी। एक हाथ में उसकी दोनों कलाइयों को बेड पर जकड़े और दूसरे हाथ उसकी गर्दन पर कसे वो बोल रहा था। उसकी आवाज़ में गुर्राहट थी। आइंदा मेरी बात तुम्हें एक बार में समझ नहीं आई तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी अनम मुस्तफ़ा, गॉट इट। उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए उसकी आंखों में छुपी धमकी बहुत वाज़ेह थी। अनम का चेहरा जर्द होने लगा, दम घुट रहा था और वह बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। उसकी ख़राब होती हालत का मुस्तफ़ा को अंदाज़ा था, मगर उस वक्त नरमी दिखाना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। इसलिए उसी तरह गुस्से से उसने उसके हाथों से छुरी छीनी और अनम पर अपनी गिरफ्त ढीली करके तेज़ी से बेड से उतरकर फिर से ड्रेसिंग में गुम हो गया। वो दोबारा वापस आया तो वह बेड की एक तरफ सुखड़ी सिमटी घुटनों में मुंह छुपाकर पड़ी हुई थी। रो रही थी या सो रही थी कुछ पता नहीं चला। मुस्तफ़ा ने परवाह भी नहीं की। उसके ख्याल से उसे हमदर्दी की नहीं, इलाज की ज़रूरत है जो सिर्फ वो कर सकता था। तुम्हें सारी रात रोना धोना सोना जो भी करना है शौक से करो, लेकिन अब तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो तुम ज़िंदगी भर मुझे डिस्टर्ब करने की सज़ा याद रखोगी।
اپنی اکھڑ آواز میں اسے اچھے سے سمجھا کر وہ لائٹ بند کرتا پھر سے دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ اس بار وہ پوری طرح سے مطمئن تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے کہ جس سے اسے مصطفیٰ کا عذاب جھیلنا پڑے۔ انم نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر روتی آنکھوں سے پتھر جیسے انسان کو گھورا۔ ہیرو ماننے کے باوجود بھی اسے یقین تھا مصطفیٰ کے سینے میں دل نہیں پتھر فٹ تھا، اور آج اپنی اس بات پر اسے صد یقین آ گیا تھا۔ پھر سے اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر وہ اب دھیرے دھیرے سے سکنے لگی تھی۔ بس اسی کی کمی تھی۔ مصطفیٰ نے جھنجھلا کر پاس پڑا دوسرا تکیہ کھینچا اور کانوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، اور تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ ہر روز کی طرح اذان کی آواز پر مصطفیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چہرے سے تکیہ پرے کر کے کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، گردن گھما کر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ انم اسی طرح گٹھڑی بنی گھٹنوں پر سر دے کر اب سو چکی تھی۔ ایسے بھی کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ وہ کوپ سے سوچتا پھر کاندھے اٹھا کر بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ اسے جگا کر یا چھو کر وہ اپنی نئی جنگ نہیں شروع کرنا چاہتا تھا، اس لیے بیڈ سے اتر کر وہ سیدھے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ تازہ وضو کے اثرات اس کے چہرے پر اور کھلے ہاتھوں پر صاف نظر آ رہے تھے۔ تراشی ہوئی داڑھی سے پانی کے ٹپکتے قطرے پہنچ کر اس نے پھر اسے ایک نگاہ بیڈ کی طرف ڈالی۔ انم بیڈ کے بالکل کونے پر آ چکی تھی اور اس کے گرنے کا بہت زیادہ چانسز تھے۔ اس بار وہ بے نیازی نہ دکھا سکا۔ تیز رفتاری سے وہ بیڈ تک آیا اور اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی مصطفیٰ وہیں بیڈ کے کونے پر ٹک گیا تو پوری کی پوری اس پر لڑک گئی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور بے خبر سوئی اپنی ایک رات کی بیوی کو دیکھا۔ مرون رنگ کے ہلکے پھلکے دلہن لباس میں وہ کسی بھی آرائش سے پاک تھی۔ زیور کے نام پر بھی ہمیشہ سے پہننے والے ایئر رنگز اس کے کانوں میں تھی، باقی کچھ نہیں۔ ان کا نکاح جن حالات میں ہوا تھا وہاں یہ سب چیزیں معنی بھی نہیں رکھتی تھیں۔ اپنی گود میں آ گری انم کے دوپٹے کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے وہ اب فرصت سے اس کے زخموں کا معائنہ کر رہا تھا۔ حادثے کے بعد سے اب تک تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا، مگر زخموں کی نیلاہٹ اب بھی ماند نہیں ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اس کے زخموں کا جیسے جیسے مشاہدہ کر رہا تھا اس کی رگیں تنتی جا رہی تھیں۔ کتنا ظلم برداشت کیا تھا اس نے، نہ جانے کس پلے صراط سے گزر کر وہ ان ظالموں کے چنگل سے نکل بھاگی تھی۔ کتنے گھنٹے اس نے بے ہوشی میں اس کوڑے کے ڈھیر پر گزارے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے مصطفیٰ کے جبڑے کس رہے تھے۔ اس نے بہت آہستہ سے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور خود پر ضبط کرتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمفرٹر کھول کر اس کے وجود پر ڈال کر وہ پھر سے سیدھا ہو گیا۔ کتنا وقت لگے گا، یہ کتنی گھڑیاں، مگر میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارے ہر گھاؤ کا مصطفیٰ مرہم بن جائے گا۔ بے خبر سوتی ہوئی انم کو دیکھ کر ہلکے سے بڑبڑا کر وہ بیڈ روم سے نکل کر نیچے والے پورشن میں چلا آیا۔ ادھر سبھی نماز کے لیے اٹھ چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن کے پاس آ رکا۔ وہ آئے اور اس کی آہٹ سے شانی بے خبر رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ، چائے دوں؟ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ عام حالات میں وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں نماز میں مشغول رہتی تھی، پر آج تو عام دنوں سے الگ بات تھی۔ گھر میں موجود تمام افراد اپنی اپنی جگہ پر مضطرب تھے، پریشان تھے، یا شاید ان سب کے باوجود بھی سب کچھ مطمئن بھی۔ شور، پاپا مسجد چلے گئے؟ نرمی سے کہہ کر اس نے پوچھتے ہوئے وہیں رکھی کرسیوں میں سے ایک کو کھینچا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ بچی تو آج بہت جلدی پہلے ہی چلے گئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی تو اس لیے، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کی اور اپنے لیے چائے مگ میں الٹ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ کچن کے چمکتے فرش کو خالی ذہن سے دیکھ رہا تھا۔ کیسا تھا اس کا ریئیکشن؟ اس کے سامنے مگ رکھتے ہوئے وہ اپنا کپ لے کر اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے خیال سے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ مگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہونٹوں کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے اپنی بھوری آنکھوں کو ان کی کالی آنکھوں میں گاڑا۔ وہاں رات بھر جاگنے کی سرخی صاف جھلک رہی تھی۔ جو کچھ ہوا ہے انم کے ساتھ، اگر اس نے کوئی ہنگامہ کیا تو میں اسے حق بجانب سمجھتی ہوں۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا، اس نے مجھے چھری سے مارنے کی کوشش کی۔ وہ اتنی بڑی بات بہت ہی آرام سے بول کر چائے کا سپ لے رہا تھا۔ شانی کی آنکھیں کھل گئی، وہ چائے پینا بھول گئی۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے آپ کے بھانجے کا علاج کرنا آتا ہے۔ ایک نگاہ ان کے صدمے میں ڈوبے چہرے پر ڈال کر وہ آہستہ سے مسکرایا، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ غمزدہ سی بولی، مصطفیٰ تمہیں معلوم ہے آپ ہی لوگوں نے بجائے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے اسے نیا گھاؤ دیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے قطع تعلق کر لیا، یہ الزام لگا کر کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اس نے آگے ان سے بولا نہیں گیا۔ ان کا گلا روندھ گیا اور مصطفیٰ نے لب کھینچ لیے۔ میں سب جانتا ہوں شانی، بس مجھے کچھ دن اور دیں، اس کے بعد ایک ایک ثبوت جمع کر کے ہر اس شخص کے پاس جاؤں گا، اور پھر جن جن لوگوں نے اسے زخم دیے وہ سب معافی مانگیں گے۔ مگ پر اپنی پکڑ سخت کرتا وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور انہیں اس بات پر کوئی شک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے مگ تھامے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ وہ نادان بھی ہے اور بہت صدمے میں بھی، اس کے ساتھ ذرا کم سختی سے پیش آنا۔ ان کی بات پر بس اس نے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے اور پھر سکڑ کر دعا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ دعا آج نہیں اٹھی ہے کیا؟ وہ سمجھ گئی اس بارے میں وہ فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انہوں نے بات پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے ہٹا کر بس اتنا کہا، نہیں جاگ رہی تھی اب تک تو شاید نماز پڑھ کر سو گئی ہوگی، رات بہت لیٹ سوئی تھی نا؟ وہ بتا کر اپنا اور اس کا خالی مگ لے کر کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ آپ بھی نماز پڑھ کر سو جائیں شانی، ہر فکر سے آزاد ہو کر،
وہ سنجیدگی سے کہہ کر کرسی پیچھے کی طرف کھسکا کر اٹھا اور اس کی نگاہ کچن کاؤنٹر ٹاپ پر پڑی، بائک کے کی چین کے نیلے پتھر پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کی چین اٹھائی۔ یہ چابیاں مرتضیٰ مجھے دے گئے بول کر گیا تھا غازی کو میں خود دے دوں۔ اسے غور سے کچن کو دیکھ کر انہوں نے سادگی سے بتایا۔ مصطفیٰ نے مڑ کر ایک نگاہ انہیں دیکھا، پھر کچن اپنی جیب کے حوالے کر دی۔ اس سے کہیے گا مصطفیٰ نے غازی کو چابیاں لوٹا دی ہیں۔ وہ بول کر پھر رکا نہیں تھا، اپنی مخصوص چال چلتا وہ کچن سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ ہر فکر سے بھلے آزاد مسکراہٹ نہیں تھی، مگر پرسکون ضرور تھی، کیونکہ انہوں نے گھر پر مصطفیٰ کو اسے سونپ دیا تھا اور آفس میں غازی ضرور یہ کیس اب سالو کر لے گا۔ ان کی بھانجی پلس بہو زندگی کی طرف پھر سے پلٹ جائے گی، یہ یقین انہیں تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نارمل کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔